ह्यूमन बिहेवियर की सबसे गंदी रियलिटी मैरियाना एब्रामोविच की रिदम जीरो नाम की एक परफॉर्मेंस में साफ साफ दिखती है, जिसमें एक दूसरे को देखते हुए ऑडियंस जितना गिर सकती थी उतना गिरती चली जाती है। मणिपुर की 12 माओं ने अपने सारे कपड़े उतार कर एक अनजान बेटी के लिए प्रोटेस्ट किया। दो महीने तक मणिपुर वायलेंस को इग्नोर किया गया। क्या हम नहीं जानते थे किसी भी वॉर का रिजल्ट क्या होता है? हिस्ट्री तो हम सब ने पढ़ी है। जब दो राज्यों के बीच युद्ध होता है और जो राज्य हार जाता है उस राज्य की सारी औरतें आग में कूदकर अपनी जान दे देती हैं, जिसे जौहर प्रथा कहा गया। और अगर वो अपनी जान नहीं देती थी तो उन्हें जिंदगी भर दूसरे राज्य के आदमियों की सेक्स स्लेव्स बनकर रहना पड़ता था। उनका हर रोज रेप होता था। अच्छा, ये बात पुरानी लग रही है तो चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 1947 जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हर तरफ चोरी डकैती फैली हुई थी। इस बीच औरतों की क्या हालत हुई थी उसका कुछ भाग हमें उस वक्त के राइटर शहादत हसन मंटो की कहानियों में देखने को मिलता है। उसकी एक झलक। अमृतसर से 8 घंटे का सफ़र तय करके एक स्पेशल ट्रेन मुगलपुरा पहुंच तो जाती है, पर इस बीच उसे गोली बारूद बम से हुए हमलों से होकर गुजरना पड़ा, जिसमें कई लोग मारे गए, जख्मी हुए तो कुछ अपनों से बिछड़ गए। इस बीच सिराजुद्दीन, जिसने इस हमले में अपनी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था, बेहोशी से उठता है और अपनी बेटी सकीना को ढूंढने लगता है, जो इस हमले में कहीं खो गई थी। उसने बहुत ढूंढा पर सकीना उसे कहीं ना मिली। ऐसे ही महीने गुजर गए पर उसने अपनी आस न छोड़ी। वो रोज दुआ करता था कि उसे बस उसकी बेटी मिल जाए। आखिर उसके जीने की आखिरी वजह वही तो थी। उसके ठिकाने के पास एक हॉस्पिटल भी था। एक रोज वहाँ से कुछ शोर सुनाई देता है। वो बाहर जाता है तो पता चलता है रेलवे फाटक के पास से जख्मी हालत में एक लड़की मिली है, शायद मर चुकी है। फिर भी कुछ लोग उस लड़की के मुर्दा शरीर को उठाकर हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। सिराजुद्दीन भी उनके पीछे पीछे जाता है और जैसे ही वो लोग उस लड़की को बिस्तर पर लेटाकर डॉक्टर को बुलाने जाते हैं, सिराजुद्दीन की नज़र उस लड़की के चेहरे पर पड़ती है और वो चीख पड़ता है, नहीं, मेरी बेटी नहीं मर सकती। बिस्तर पर पड़ी वो लड़की सकीना रहती है। सिराजुद्दीन वहीं बैठे बैठे रो रहा होता है। तब तक डॉक्टर अंदर आता है और वार्ड बॉय से बोलता है, खिड़की खोल दो, खोल दो। तभी सकीना के उस मुर्दा से शरीर में एक हलचल होती है। वो बेहोशी की हालत में ही अपनी सलवार खोलकर नीचे खिसका देती है। ये देखते ही सिराजुद्दीन खुशी से झूम उठता है, मेरी बेटी जिंदा है, मेरी सकीना जिंदा है। ये सब देखकर डॉक्टर वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है। 1990 में कश्मीरी पंडितों की बात रही हो या 2000 में कश्मीर की आम औरतों की या गुजरात राइट की, रेप केसेस हर बार आए हैं। अब हम मणिपुर के ही एक बहुत अहम प्रोटेस्ट की बात करने जा रहे हैं, पर आगे बढ़ने से पहले हम इस वीडियो के ऊपर भी बात करना चाहेंगे। ये वीडियो कुछ दिन पहले मणिपुर के इम्फाल से आया था, जिसमें एक सीआरपीएफ सैनिक एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। वही सीआरपीएफ सैनिक जिन्हें वहां शांति बनाने के लिए भेजा गया था। अब हम बात करते हैं मणिपुर के अब तक के सबसे बड़े प्रोटेस्ट की। मणिपुर में नागा, कुकी और मैतेई के बीच के ये दंगे आज से नहीं बल्कि आज़ादी के पहले से चले आ रहे हैं, जिसे देखते हुए वहां अफस्पा लागू कर दिया गया था। अफस्पा यानी आर्मी फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिसमें आर्मी के पास किसी को भी शक के बेस पर भी शॉट डेड करने की पावर होती है। 2004 में मणिपुर की मनोरमा नाम की एक लड़की को आर्मी ने उसके ही घर के पास से उठा लिया था और कुछ दिन बाद उसी जगह पर बहुत ही बुरी हालत में उसकी लाश मिलती है, जिसे देखकर ये साफ पता चल रहा होता है कि उसके साथ बहुत बुरी तरीके से गैंग रेप हुआ है। पर अफस्पा के चलते उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद मणिपुर की 12 माओं ने अपने सारे कपड़े उतार कर एक अनजान बेटी के लिए प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्ट आर्मी के ठिकाने कांगला फोर्ट के सामने चला, इसलिए इसे कांगला फोर्ट प्रोटेस्ट कहा गया। जिसके बाद उन्हें 3 महीने के लिए जेल में भी रहना पड़ा, पर आखिरकार जीत उन्हीं की हुई। आर्मी को कांगला फोर्ट छोड़कर जाना पड़ा। उस समय फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी नहीं थे और नेशनल टीवी पर भी ऐसे दृश्य दिखाने से मना कर दिया गया था।
लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। उन सभी औरतों की कहानी द मदर्स ऑफ मणिपुर 12 वुमेन हु मेड हिस्ट्री नाम की एक बुक में लिखी गई है, जिसकी ऑथर टेरेसा रहमान है, जिन्होंने पर्सनली उन सभी औरतों का इंटरव्यू लिया है। यहाँ इन सारे इवेंट्स को कवर करने का मोटिव सिर्फ ये था कि हम ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ सकें। दंगे चाहे जो भी रहे हों, जिस भी वजह से रहे हों, रेप केस हमेशा आए हैं। हम कहते तो हैं हम बहुत आगे निकल आए हैं, पर क्या हम ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा भी डेवलप कर पाए हैं? ह्यूमन बिहेवियर की सबसे गंदी रियलिटी मैरियाना एब्रामोविच की रिदम जीरो नाम की एक परफॉर्मेंस में साफ साफ दिखती है, जिसमें वो एक स्टैचू की तरह बैठ जाती हैं और अपने सामने कुछ चीजें रखती हैं, फूल, फेदर, लकड़ी का चम्मच और साथ ही चाकू और रिवॉल्वर जैसी चीजें भी, और ऑडियंस को अगले 4 घंटे तक अपने साथ कुछ भी करने का पूरा हक दे देती हैं। तो शुरू में तो लोग हिचकिचाते हैं, पर फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ उनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं तो कुछ बहुत बुरा। इनह्यूमन बिहेवियर अपने इन्वायरमेंट के बाकी लोगों के अंदर की इनह्यूमैनिटी को भी जगा देता है। धीरे धीरे एक दूसरे को देखते हुए ऑडियंस जितना गिर सकती थी उतना गिरती चली जाती है। जब लोगों के पास कंट्रोल होता है तो उन्हें कुछ भी इनह्यूमन नहीं लगता। वो सारे सोशल नॉर्म्स और मॉरल्स को साइड में रखकर असल जिंदगी के बिहेवियर से बिल्कुल ही अलग रिएक्ट कर सकते हैं। सेम चीज़ मणिपुर में भी हो रही है, और अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो ये सिर्फ मणिपुर में ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, जो हम सोच भी नहीं सकते। उन 2 कुकी लड़कियों के साथ जो हुआ वो मैती कम्युनिटी के लोगों ने किया, जो कि वैष्णव्स हैं, भगवान कृष्ण में मानने वाले। वही भगवान कृष्ण जिन्होंने द्रौपदी के सम्मान के लिए महाभारत करवाई थी। मैती कम्युनिटी की हमेशा से यही मांग रही है कि उन्हें अपना कल्चर बचाना है, पर आज उसी कल्चर के अगेंस्ट जाकर ऐसी चीज़ें कर कौन सा कल्चर बचा रहे हैं? मणिपुर में वायलेंस अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मणिपुर की कंडीशन को देखते हुए 10 अगस्त को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट 3 रिटायर्ड फीमेल जजेस की एक कमेटी बना रहा है, जो मणिपुर की महिलाओं के साथ 4 मई से लेकर अब तक हुए वायलेंस की इंक्वायरी करेगा। पर इन सब का सॉल्यूशन तो तभी निकल सकता है जब गवर्नमेंट इस पर कुछ एक्शन लेगी। पर वो तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।